मैं नोएडा में कलेक्टर था, पता चला दूर दूर से लोग आते थे कि साहब हमको 9-8 हजार की कई नौकरी किसी में कॉल सेंटर में करा दीजिए, यहाँ करा दीजिए, वहां करा दीजिए। हम उनसे कहते थे तुम बीटेक किए हो, 4 बच्चे ग्रुप बना करके स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते हो? 8 हजार में तुम्हें तो नोएडा में न मकान मिलेगा न रह पाओगे। लेकिन ये बोध हमारे मन में हीन भावना आ गई है कि नौकरी ही नौकरी, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भ्रष्टाचार है, मानता हूं मैं। तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कोई बाहर से आकर के सुधार देगा? लड़ाई लड़ने के लिए भी तो हमारे आप में से तैयार होना पड़ेगा ना। तो तैयार कहां से होगा? जब मानस हमारा भ्रष्ट ना हो। हम ही भ्रष्ट होंगे तो क्या लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो इसलिए भारत के मूल्यों के साथ गढ़ने की शुरुआत करने की जरूरत है, वरना देश और खत्म हो जाएगा। एक मौका है देश के पास बहुत बढ़िया इस समय युग में कि सब लड़ रहे हैं आपस में। विदेशों की जितनी विचारधाराएं हैं अपने आप फेल हो गई, असफल हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ट्रांजी कैपिटलिज्म से लेकर के और युद्ध, हिंसा, उसके सलूशन के लिए पूरी दुनिया के दार्शनिक कहां देख रहे हैं हम? भारत के दर्शन की ओर। ये वैज्ञानिक सत्य बता रहा हूं आपको। सारे दार्शनिक, बिल ड्रो है, अमेरिका का फिलोसफर था, 20वीं शताब्दी के अंत में डेथ हुई उसकी। वो कहता था कि अगर भारत अब विश्व को कोई बचा सकता है तो भारत की संस्कृति। हमें वी हैव टू लुक टू द ईस्ट। और बहुत बड़ा फिलोसफर है अमेरिका का वो कहता है कि सब कुछ तो हमने भारत से सीखा, उसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? हमने करुणा सीखी बुद्ध से, हमने लोकतंत्र सीखा वहां के रिपब्लिक से, गणराज्यों से, महाभारत काल से लेकर बुद्ध काल से लेकर के हमने सारी भाषाएं सीखी संस्कृत से, और उनकी संस्कृति को हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू द नेचर, बैक टू द इकोलॉजी। और पाश्चात्य दर्शन क्या है कि पृथ्वी, प्रकृति हमारी दासी है, इसका दोहन करो। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि मेरी मां है। तो ये संस्कृति लेकिन अंदर से होना चाहिए, सिर्फ संस्कृत का श्लोक रट के नहीं, ये हमारे आचरण का हिस्सा होना चाहिए, हमारे विचार का भी हिस्सा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में भी दिखना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंटल बिहेवियर में दिखना चाहिए। ये नहीं कि मंत्र तो पढ़ रहे हैं, श्लोक तो पढ़ रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं बिना कारण। तो ये कहीं ना कहीं आचरण में बच्चों को लाना होगा। ये है व्हाई वी आर डिफरेंट। कुछ संक्षेप में मैंने बताया कि व्हाई और हाउ आवर बुक्स विल बी डिफरेंट। और लास्ट में असेसमेंट। 4 पार्ट होते हैं ना, करिकुलम, सिलेबस, फिर आपके टेक्स्ट बुक, पेडागॉजी और असेसमेंट। चारों फ्रंट पर आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड में वेल रिसर्च्ड असेसमेंट भी इस उद्देश्य से हम प्रणाली बना रहे हैं कि बच्चा पढ़ने के बाद हम कैसा बनाना चाहते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, असेसमेंट उसके आधार पर होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स के मेमोरी पर नहीं। इस तरह से हम डिफरेंट हैं बाकी लोगों से। लेकिन पुस्तकें देखने के बाद ही गार्जियन कन्विंस होंगे, शिक्षक भी कन्विंस होंगे, क्योंकि हर आदमी को चाहिए प्रत्यक्ष एविडेंस कि आप जो बोल रहे हो किताबों में ऐसा है क्या। उसको आप देखेंगे, आप समझेंगे, लोगों के बीच में प्रसार करेंगे, तो ये स्वप्न साकार होगा। क्योंकि एक बार जब कोई महापुरुष शुरू करता है तो कोई जरूरी नहीं कि 10-5 साल, 2-4-5 साल में हो जाए कोई चीज। लेकिन स्वामी रामदेव के पास एक डिविनिटी है, डिवाइन पावर है कि उन्होंने योग को शुरू किया और मुश्किल से मैं पूरा शुरुआत तो उन्होंने किया, हो गया 30 वर्ष, लेकिन पूरा विगत 20 वर्षों में इतना जंप किया कि आज पूरे दुनिया में योग के बिना कोई भी देश जीवित रहने की कल्पना नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति योग करने लगा। हर कॉरपोरेट कंपनियां नौकरी देने लगी योग को। विदेशों में 2.5-3 लाख के पैकेज पर बुला रहे हैं बच्चों को। सऊदी अरेबिया में योग का कंपटीशन हो रहा है। भारत में तो एक अनेक तरह के आग्रह हैं उनके मन में
लेकिन सऊदी अरबिया जो सबसे गढ़ है इस्लाम का, वहां योग के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, विद्यालयों में योग विषय बना दिया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगे, योग के कल्चरल एम्बेसडर, कल्चरल डिप्लोमेट होने लगे, नए नए तरह के पद सृजन हो गए, नए भाव पैदा हो गए। तो योग से थोड़ा कठिन जरूर है ये भारतीय शिक्षा पद्धति, क्योंकि इसको पूरे बहुत ही समवेत रूप से एक पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं होती। जो चीज प्रारंभ होती है, तो अगर उसमें सहयात्री ठीक हो, को ट्रैवलर ठीक हो, तो आज नहीं तो कल लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और कठोपनिषद का एक वाक्य स्वामी विवेकानंद अक्सर बोलते थे ना, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो। बहुत कर चुके पिछली बातें और पढ़ चुके। तो ये एक मोटे तौर पर थी। अब कोई आपके प्रश्न हो तो, जिज्ञासा हो, सुझाव हो। जी, पुष्पा पटनायक, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला से। सर महोदय जी, हिंदी में ही बोलना चाहिए। कुछ भी बोलिए। महोदय जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ भारतीय जो बोर्ड बना है, संस्कृति बोर्ड जो बना है, मैं चाह रही थी कि इसको अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर बात किया जाए तो क्यों ना, जैसे ये निजी स्कूल में पहले चलेगा, तो क्यों ना इसको उनसे मिलके बात किया जाए। अब ये भारतीय संस्कृति के पक्षधर है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो ये डायरेक्ट, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि NEP 2020 सुझाव समझ गया। एक पंक्ति में आप चाहते हैं कि सरकार का सहयोग लिया जाए इसमें, ये कहना चाह रही है ना। एक साथ जो है सारे स्कूलों में ये अप्लाई किया। ये बहुत सामान्य सुझाव है आपका। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी की स्वीकृति तभी होती है जब पहले स्थापित करे अपने आप को। अगर आपके माध्यम से, प्रयास से कुछ विद्यालय जुड़ेंगे नहीं, अचानक आप कहो कि एक ऑर्डर से हो जाए, तो भाव नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने बोर्ड बनाया है, ये किसी और ने नहीं बनाया है, प्रधानमंत्री की रुचि पर ही बना है। लेकिन प्रधानमंत्री भी ये देखना चाहते हैं कि क्या देश भारतीय संस्कृति की बात तो बहुत करता है, देखें इस बोर्ड को कितने लोग अपनाते हैं। भारत सरकार कोई जनरलाइज ऑर्डर करने से पहले उनको 20 तरह के सोचते हैं लोग, विचार करते हैं उसमें। तो हमें अपनी यात्रा को पहले एक सीमा तक ले जाना होगा, इसके बाद ही सामान्यीकरण वाले जो बीच के रास्ते हैं तब होंगे। इसलिए हम पहले इसको मूवमेंट खड़ा करेंगे, इसके बाद सरकारें बाध्य होंगी खुद ही कहने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। मैं हेमलता छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कितने प्राइवेट स्कूल से, जैसे हम प्रिंसिपल या उनसे स्वीकृति ले, कब खुल सकता है, या मतलब या सरकार से पहले उसको मान्यता लेनी पड़ेगी? वो सब हमारा काम है, उसकी आप चिंता नहीं करो, वो सब हमने करा लिया है जी। तो कितने स्कूल से हम मतलब लेंगे, तो फिर वहाँ जितना आपका सामर्थ्य हो। नहीं, जैसे हम लोग 20 स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल में, कहता रहा हूँ जितना सामर्थ्य आपका हो वहां तक पहुंचिए। अच्छा, ठीक, इसमें कोई सीमा नहीं। मैं तो कहूँगा जितना करा सके आप। अच्छा, ठीक है। और स्कूल कौन से स्कूल से क्लास से शुरू होगा? नर्सरी से लेके 8वीं तक पहले हम देना चाह रहे हैं किताबें। अच्छा, ठीक। ताकि नीचे थोड़ी जड़ मजबूत हो ना। और वैसे भी 9वीं की किताब, अभी जो NEP की बात कर रही थी पटनायक दीदी, अभी NEP ने 9वीं से 12वीं तक के लिए जो NCF में डिटेलिंग नहीं किया कि क्या प्रारूप होगा सिलेबस का, इसलिए NCERT भी किताब नहीं बना पा रही है। बाकी जो प्राइवेट पब्लिशर हैं वो गलत छाप रहे हैं, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है अभी कि क्या क्या फ्रेमवर्क रखना है। तो हम लोग भी उसको वेट कर रहे हैं कि उनका 9th का शेड्यूलिंग आ जाए थोड़ा डिटेल, तब बनाएंगे। सर, जब हमने मैनेजमेंट से कई ऐसे बात की, तो कई बुद्धिमान लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि आपने सिलेबस तो इतना बढ़िया बनाया है, लेकिन स्कूलों में जो टीचर्स है प्राइवेट स्कूलों में, तो कई बात बोल नहीं सकते कि 8-10 हजार की सैलरी पे किसी के इन्फ्लुएंस से लगे हुए हैं, तो उनकी एक कैपेसिटी ही नहीं होगी सिखाने की। तो आप शिक्षकों के बारे में क्या करोगे? ऐसा है ना कि शिक्षकों की ट्रेनिंग तो हम देंगे ही। दूसरा, अगर एक कोई शिक्षक ना जो अभी किताब पढ़ा रहा है और हमारी किताब दोनों में देखेगा,
तो कॉम्पिटेंसी पोर्शन देखी है, वो तो पहले भी पढ़ा रहा है वो। उसको एडिशनल सिर्फ इतनी जरूरत है कि जो हमने उसमें एक्सरसाइजेस दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, और जो कुछ हर पार्ट के पहले एक वैदिक या उपनिषद का कोई न कोई मंत्र दिया है, तो उसका उसको अर्थ और जीवन से रिलेट करना आना चाहिए। तो मान लीजिए एक कक्षा में 15 चैप्टर है, तो 15 मंत्र का ऋचा या श्लोक का अर्थ एक साल में नहीं समझ पाएगा टीचर। अच्छा, दूसरा क्या, उसका अपना ग्रोथ नहीं होगा, होगा, उसको अपनी भी रुचि होगी। तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि 30 विद्यालयों ने हमारे किताबों को, हमारी किताब जबकि छप पाई थी 6ठी तक की अप्रैल मई में, 30 किताबें चलाने लगे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास के लोग। तो वो टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दिया एंड दे आर कंफर्टेबल, वो प्रसन्न है, उनको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आपसे सुझाव मांग रही हूँ कि मातृशक्ति एवं आम जनता इस बोर्ड के लिए क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए हम लोगों को कि जिससे ये बोर्ड उभर के आए सभी स्कूलों में। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी बातें आपसे मैंने इसलिए बात की है कि आप योग कराते हो, शिविर चलाते हो, वहां गार्जियन मिलती होंगी, महिलाएं मिलती होंगी, आप किसी मोहल्ले में जहां रहते हो वहां चर्चा होती होगी, छोटी छोटी गोष्ठियां जहां चल रही हो किसी तरह की, वहां जाके बात कर सकती हैं। तो अगर इसकी जो उद्देश्य है इसको बताएंगे तो धीरे धीरे ही माहौल बनता है। दूसरा है कि विद्यालयों में जाकर के प्रिंसिपल से, आपके जो पेरेंट्स एसोसिएशन होते हैं उनसे बात करेंगे, तो पेरेंट एसोसिएशन भी जब उसको क्लैरिटी होगी, जो मैं इतनी देर से बता रहा था कि कॉम्पिटेंसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि बेटर है, साथ में इंडियन कल्चर का समावेश है, तो वो गार्जियन भी प्रिफर करेगा। और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनेगा कि गार्जियन, अभी जो स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, वो कहते हैं कि गार्जियन को हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन समझना नहीं चाहते पहले स्कूल ऑपरेटर ही। तो जब उन्हें स्कूल ऑपरेटर को भी कन्विंस करें, पेरेंट एसोसिएशन को कन्विंस करें, तो धीरे धीरे माहौल बनता है। अब जैसे 30-35 विद्यालय जो हमारा शुरू किए, वो तो सिर्फ अप्रैल में हमने 1.5 महीने 8 से 9 रात में आस्था पर पुस्तकों के बारे में चर्चा किया था, एक एक पुस्तक के बारे में। उसको सुन करके ही 30-35 विद्यालयों ने हमारी किताब जबकि 26 अप्रैल में, तब भी मई से चलाए लेकर के वो। तो उन्होंने कहा सर मैंने पहले आपको सुना, फिर मैंने किताब पढ़ी, और फिर हमने एसोसिएशन को, पेरेंट एसोसिएशन को दिखाया, कुछ अच्छे गार्जियन को, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जरूर चलाइए, इसलिए हम चला रहे हैं। और अगले साल के लिए अभी हमारे पास लगभग बिना किसी मतलब व्यक्तिगत प्रयास के, डोर टू डोर किसी के जाने के, लगभग हमारी वार्ताएं सुन करके लगभग 300 विद्यालय हमारे साथ 1 अप्रैल 2025 से जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर आप इस बात को आगे बढ़ाओगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पुराना वाला गाना है ना ये। सर आपकी वार्ताएं टीवी में प्रसारित हो तो होती हैं दीदी, इनको आप जो है ना, ये देववाणी जी, इनको आप यूट्यूब वाला लिंक दे दीजिएगा जो मैं बोला था ना उस दौरान, या ईशदेव को बोलिएगा भेज देंगे। भाई जी हम लोग यही किताबें लेके, जैसे जब जड़ी बूटी दिवस का शुरुआत हुआ था 2010, उसमें हम लोग जुड़े थे इससे, तो स्कूलों में जाते थे। उसी दौरान हम लोग जब पौधे वितरण कर रहे थे हर स्कूल में, तो हम लोग ये किताबें ले लेके भी गए थे। 3, 4, 5 की किताबें हम लोग के पास उस समय थी यहाँ से। तो उस पे बहुत सारे स्कूलों ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा धीमा पड़ गया ये सब
आयोजन, तो इस वजह से हो नहीं पाया। लेकिन इसके लिए जैसे आज भी फोर्स करके ही प्राइवेट स्कूल वाले किताबें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत गार्जियन की राय लेते हो, किसी गार्जियन की राय उनके लिए बहुत मायने नहीं रखती है। प्राइवेट स्कूल वाले फोर्स, उनको जो कमीशन मिलता है उसी आधार पर वो कहते नहीं अब ये किताबें चलेंगी, और हर साल किताबें बदल जाती हैं स्कूलों में, और इसका बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है गार्जियंस के ऊपर, जिससे गार्जियंस में भी बहुत आक्रोश है, लेकिन वे मजबूरन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की, जैसे पहले हम लोग के बचपन में ये व्यवस्था थी कि हम लोग के कई भाई बहन एक साथ एक ही किताब से पढ़ लेते थे, तो अब थोड़ी सी जागरूकता आ रही है, गार्जियन भी थोड़ा सा अब इसके लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा है ना, हम लोग की दिक्कत क्या है कि हम लोग सिर्फ परेशान होते हैं, परेशानी के समाधान के लिए कदम नहीं उठाते। मुट्ठी भर अंग्रेज आए और करोड़ों लोगों पर राज करके चले गए, परेशान होता रहा भारत, सोचते रहे। मुट्ठी भर आया था वो गजनी, 9 लुटेरों के साथ आया था घोड़े पर, गजनी अफगानिस्तान से, और रोता हुआ सोमनाथ मंदिर पहुंच गया। उसका कारण सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो अपनी पुरानी शौर्य विश्वास की जो मूल धारणाएं थी, आत्मविश्वास, वो टूटा हुआ है। वरना किसकी हिम्मत है कि विद्यालय बिना अभिभावकों के चला लेगा? 10 मुश्किल से 5% इस देश में ऐसे भी विद्यालय हो सकते हैं जहां पर कि गार्जियन एडमिशन के लिए परेशान होता है, तो वहां उनकी प्रिंसिपल की बात सुन लेता है कि भाई छोड़ो, नहीं तो बच्चे को निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें। लेकिन बाकी जो विद्यालय हैं 90%, वो तो गार्जियन पर ही उनका आर्थिक साम्राज्य टिका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर गार्जियन का एक स्वर बन जाए और वो उसको अवॉइड कर दें क्योंकि उनके अस्तित्व पर खतरा होगा, लेकिन उस स्तर का फिर एक माहौल बनाना होगा, वो धीरे धीरे समय लगेगा। रही बात आपने कहा जो पुस्तकों वाली बात की, उनको कमीशन चाहिए होगा, हमसे भी बहुत लोगों ने कहा, हमसे कहा साहब आपने किताबों की कीमत इतनी कम रख दिया है, आप इसको 1000 कर देते तो आपने 250 रखा है, तो 250 तो आपको मिल ही जाता और 750 रुपए हमको मिल जाता। तो उनका गार्जियन क्या करते, उसमें पहले 750 में 50 रुपए छूट दे देते उनको। तो हमने कहा भाई ये तो इतना बड़ा अपराध मत कराओ, तुमको लेना ही है तो चलो हम घाटा सह लेते हैं, हमारे 250 में से तुम 125 ले लो, लेकिन बाकी तंग मत करो गार्जियंस को। तो उसमें से धीरे धीरे भी माहौल बन रहा है। बहुत सारे लोग शर्माते शर्माते कहते हैं, हमारे सामने थोड़ा बोल भी नहीं पाते हैं कि ये कहें कि हम नहीं पैसा चाहिए, बट धीरे धीरे माहौल बनता है। बट गार्जियन को पहली चेतना अगर ये होगी कि वो विद्यालय क्या संस्कार देगा जो भ्रष्टाचार की नींव की शुरुआत ही कर रहा है बच्चे के साथ, वो कौन सा मूल्य देगा आपको, और वो बिना आपके सरवाइव भी नहीं हो सकता, फिर भी उसकी मनमानी चलती है, हम अपनी बात नहीं समझा सकते उसको। तो ये कहीं ना कहीं हमें इसी को जगाने के लिए मैं कह रहा था ना, जो दीदी पूछ रही थी कि मातृशक्ति क्या करे, मातृशक्ति ये करे, मातृशक्ति ये ना करे कि भाई वो पड़ोसी वाले का बच्चा तो जिस विद्यालय में जाता है वहां तो फीस है 10,000, अब तूने अपने मेरे बच्चे का एडमिशन करा दिया, मतलब अपने पति से कहें कि तूने मेरे बच्चे का एडमिशन करा दिया जहां है फीस 2,000, तो तुमने घटिया जगह एडमिशन करा दिया हमारे बच्चे का। और भले 10,000 वाला वो, चाहे वो क्राइस्ट की प्रार्थना करा रहा हो और 2-4 लाइन अंग्रेजी बुलवा दे रहा हो, बढ़िया बढ़िया ड्रामा नाटक करा दे रहा हो, वो उससे खुश। तो ये धारणा तो बदलनी पड़ेगी ना। आप बताओ 5 लाख महीने फीस दे करके जो लोग पढ़े हैं, मैं तो गांव में पढ़ा हूं पटरी लेकर के, पटरी समझ रही है, पुराने लोग शायद पहले पढ़े होंगे जो हमारे उम्र के आसपास के होंगे, नए लोग तो जानते भी नहीं होंगे पटरी क्या होती है। स्लेट बनी लकड़ी की पटरी, लकड़ी
लकड़ी और उस पर पिरो नरकट एक होती थी, उससे कलम, कलम दावत और उस पर लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो उस पर तो पढ़े और पढ़ करके यहां तक पहुंच गए। लेकिन आप मुझे गारंटी बताओ, एक महापुरुष का नाम बता दो तुम, एक महापुरुष का, सारे लोग सोच के जवाब दीजिएगा, कि जिसने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हो, बहुत बड़ा समाज सुधारक हो गया हो, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो गया हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया हो। एक नाम बताओ भारत का कोई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने रहे, फ्रीडम फाइटर, एक नाम बताओ। महर्षि दयानंद पढ़े थे, स्वामी विवेकानंद पढ़े थे ऐसे स्कूल में, महर्षि अरविंदो पढ़े थे ऐसे स्कूल में, परमहंस योगानंद पढ़े थे ऐसे स्कूल में, स्वामी रामतीर्थ पढ़े थे ऐसे स्कूल में? नहीं पढ़े थे ना। या राजनीतिज्ञों, महात्मा गांधी पढ़े थे ऐसे स्कूल में? लेकिन हम तो क्रेजी हैं 5-5 लाख रुपए देकर के ऐसे स्कूल में। आज भी जो स्कूल है जितने 5 लाख महीने लेने वाले, उनके जरा पूछो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, तो वो कोई ठोस काम करते नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा क्रेज है क्योंकि हमारा स्टेटस सिंबल है। कहां पढ़ता है बच्ची हमारी? यूक्रेन में मेडिकल कर रही है, 3rd ग्रेड डिग्री ऑफ मेडिकल, यूक्रेन। लेकिन चूंकि यूरोप में पढ़ता है तो गरिमा है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, किसी फालतू एस्टोनिया में पढ़ रहा है। अरे उस पढ़ करके बना क्या? हाँ देखिए, आप बिल्कुल, आपको क्या समझाना पड़ता, आपको सब मालूम है आपको तो सब मालूम है। तो ये भाव लोगों को समझाने की जरूरत है कि जब संघर्ष से बच्चा पढ़ता है ना, तो वही महान होता है। चूचू मुरब्बा नहीं महान होते कि एसी रूम में पैदा हुए, एसी रूम में सोए, एसी रूम में खाए, एसी गाड़ी में गए, एसी कमरे में पढ़े, थोड़ी सी धूप लग गई तो वायरल हो गया, पटाख से गिर गए, थोड़ी सी पानी बरस गया, भीगे नहीं कि बस हो गया टाइफाइड और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो ऐसे बच्चे पैदा करके और ऐसे बच्चे बढ़ा के देश का हम क्या कर रहे हैं, अपने परिवार का क्या कर रहे हैं? अरे जूझने दो ना। हम लोग तो पढ़ते थे 6ठी 7वीं 8वीं में, मैं 8 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था, बारिश होते हुए भीगते हुए आता था। एक छोटी सी नदी पड़ती थी, एक हाथ में बैग लेकर के तैर के जाता था उस पार। इसलिए किसी प्रकार की कोई चुनौती आती है, कोई मौसम खराब होता है, कभी कोई पीड़ा नहीं होती, आराम से सहज रूप में लेते हैं उसको। तो बचपन ने झेला उन सारे संघर्षों को। लेकिन चूचू मुरब्बा बना दिया आप लोगों ने बच्चों को। माताओं को इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि ये समझाने की जरूरत है कि बच्चे को कमजोर मत करो। माताएं सबसे अधिक करती है, पिता नहीं करता। माफ करिएगा, माफ करिएगा, इसका अनुभव है मुझे। जहां जहां मैं डीएम रहता था तो पता चला कि थोड़ी सी ठंड हुई, 5 डिग्री भी पहुंच गई। लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं। तो फोन घनघनाना शुरू 6 बजे से हमारे ओएसडी के पास, अरे डीएम साहब से कहो ना, बच्चों के साथ बड़ा क्रूएलिटी हो रही है, बड़ा अन्याय हो रहा है। जितने फोन आते थे मैंने कहा नोट करते रहो नंबर सबका। तो पता चला उसमें 100% महिलाओं का ही फोन रहता था, 100%। और उसमें से भी 20% महिला शिक्षिकाओं का फोन रहता था, क्योंकि अपना स्कूल में जाना पड़े इसलिए माहौल बना देती थी वो। तो सच्चाई तो ये है। तो ये पोल्यूशन हो गया, अरे भाई रहना तुम्हें दिल्ली में ही है, रहना तुम्हें नोएडा में ही है। पोल्यूशन आ गया तो घर में बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। जैसे पोल्यूशन कोई सांप आप है क्या कि बंद कमरे में नहीं आएगा? स्कूल भेज दोगे तो वहां पर पोल्यूशन उसको खा जाएगा और तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा तो बड़ा सुरक्षित रहेगा। अरे उसको झेलने दो ना, पोल्यूशन झेले और स्वामी रामदेव जी की तरह से 500 बार भस्त्रिका कर ले, खत्म हो जाएगा उसका। हम क्या कहेंगे, नहीं सो बिस्तर ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो बेटा, पड़े रहो, सूरज उग जाने दो तब उठना। क्या बना रहे हैं हम बच्चों को? ऐसा देश क्या विश्व गुरु बनेगा?
तो माताओं की तो सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि मातृशक्ति उद्धार कर सकती है। आपसे फिर आग्रह ये कर रहा हूं मैं कि ये कोई असंभव कार्य नहीं है, कठिन जरूर है, क्योंकि हम भी जा रहे हैं विभिन्न प्रांतों में, शिक्षाविदों से बात करते हैं, 400-400, 300-300 लोगों से। तो उन लोगों से तो मैं, आपको आश्चर्य होगा कि आपसे तो 2 घंटे में बात हुई है ना, वहां मेरी बातें मिनिमम होती हैं 5 घंटे, मिनिमम 5 घंटे। जैसे मदुरई में गया तो वहां भी 4.5-5 घंटे, चेन्नई में गया तो 4.5-5 घंटे, पांडिचेरी में गया तो 5 घंटे। तो 2-2.5 घंटे तो मैं बोलता हूं लगातार, 2.5 घंटे। इसके बाद 2 घंटे उनके प्रश्न उत्तर चलते हैं। तो इसलिए मुझे मालूम है कि काम कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और मां भारती जिसको चाहती है उसी को साधन बनाती है। शायद हो सकता है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी को प्रकृति ने यह विधान रचते हुए इनको ये जिम्मेदारी दी हो कि इनके माध्यम से ही 21वीं सदी में इसका पुनरुत्थान होगा। तो उस महायज्ञ में आप लोग भी अपनी सामर्थ्य की आहुति दें। माताओं के लिए बड़ा कठिन काम भी होता है, आपकी परेशानियां भी मैं जानता हूं, और क्योंकि आपको घर बार भी मैनेजमेंट देखना है, बाकी तमाम चीजें देखना है, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, घर परिवार की भी। आप ही को परंपरा भी देखनी है, आप ही को व्रत उपवास भी करना है, चाहे वो एकादशी हो तो हो जाएगा कि तुम कर लेना, छठ का महाव्रत है तो तुम कर लेना, ये सब भी आप ही लोग करते हो। आप कह रहे थे ना कि मातृशक्ति है, आप ही ने कितना जेंडर को महत्व दिया आपने, कि आप पुत्र के लिए तो व्रत और पुत्री के लिए नहीं। तो एक ये सब चीजों में थोड़ा सा एक बदलाव लाइए। तो आपके द्वारा समय देना बहुत ही बड़ा उपकार होगा देश पर, अगर आप इस परंपरा में आगे बढ़ें। और मैंने शुरू में आपको कहा था योद्धा, अंतिम बात वही कि क्यों योद्धा कहा, क्योंकि अभी तक एक भ्रम होता है लोगों को कि योद्धा वो है जो शस्त्र से लड़ता है। ऐसा नहीं है, असली योद्धा वो है जो विचार से लड़ता है। विचार से जो लड़ता है वो योद्धा है। और किसी भी हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा हो, हमारे मूल्यबोधों पर हमला हो रहा हो, और उससे रक्षण करने वाले से बड़ा योद्धा वॉरियर कौन होगा? तो आप सभी लोग अपने को कल्चरल वॉरियर मानिए, जिसके लिए शस्त्र क्या चाहिए आपको? ज्ञान, भारतीय संस्कृति का बोध, और उसके लिए एक साधन आपको स्वामी जी ने एक संस्थागत रूप में दे दिया है, भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो उसके साथ जुड़ करके कुछ अवदान करिए, यही आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है। आप सभी मातृशक्ति हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम।